पद्मावती की कहानी। प्रारंभिक जीवन। भारत के इतिहास और लोक कथाओं में कुछ नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र आते ही बलिदान, साहस और त्याग की छवि सामने आ जाती है। उन महानायिकाओं में से एक नाम है रानी पद्मावती, जिन्हें कई जगह पद्मिनी भी कहा जाता है। वे केवल एक राजमहल की रानी भर नहीं थीं, बल्कि उनकी जीवन कथा भारतीय संस्कृति में स्त्री सम्मान, साहस और आत्म बलिदान का प्रतीक बन गई। रानी पद्मावती की कहानी को प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी अमर रचना पद्मावत 1540 ईस्वी में लिखा। यह रचना एक सूफी दृष्टिकोण से प्रेम और त्याग का प्रतीक मानी जाती है। मगर समय बीतने के साथ साथ यह कहानी इतिहास, साहित्य और लोक मान्यता की मिश्रित धरोहर बन गई। कुछ विद्वान इसे मात्र साहित्यिक कल्पना मानते हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि इसके मूल में वास्तविक घटनाएं छिपी हुई हैं। श्रृंग श्रृंखली द्वीप की राजकुमारी। कहानी की शुरुआत होती है भारत से दूर सिंहली द्वीप से, जिसे आज का श्रीलंका कहा जाता है। सिंहली द्वीप के राजा का नाम था गंधर्वसेन। वे एक पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी पुत्री थीं राजकुमारी पद्मावती, जिनकी सुंदरता की चर्चा केवल उनके राज्य में ही नहीं, बल्कि दूर दूर तक फैली हुई थी। किंवदंती के अनुसार पद्मावती का रूप इतना अनुपम था कि उन्हें देखने वाले लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। उनकी सुंदरता की तुलना अक्सर कमल यानी पद्म से की जाती थी और इसी कारण उनका नाम पड़ा पद्मावती। लेकिन पद्मावती केवल रूपवती ही नहीं थीं, बल्कि विदुषी और शूरवीर भी थीं। उन्होंने घुड़सवारी, धनुर्विद्या और तलवारबाजी में भी महारत हासिल की थी। यही कारण था कि वे केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति और शौर्य का भी प्रतिरूप मानी जाती थीं। चित्तौड़ के महाराणा रतन सिंह। इसी समय भारत के राजस्थान प्रदेश में चित्तौड़गढ़ एक शक्तिशाली राज्य था। वहां के राजा थे महाराणा रतन सिंह। वे राजपूत कुल के वीर और न्यायप्रिय शासक माने जाते थे। रतन सिंह युवावस्था में ही अपनी वीरता और पराक्रम के कारण प्रसिद्ध हो गए थे। कहा जाता है कि महाराणा रतन सिंह को किसी साधु या कवि ने पद्मावती के रूप और गुणों का वर्णन किया। वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सिंघली द्वीप जाकर स्वयं पद्मावती का वरण करने का निश्चय किया। विवाह का अद्भुत प्रसंग। महाराणा रतन सिंह अपने विश्वसनीय सैनिकों और मंत्रियों के साथ सिंघली द्वीप पहुंचे। वहां उन्होंने पद्मावती का स्वयंवर जीतकर उनसे विवाह किया। किंवदंती के अनुसार यह कार्य आसान नहीं था। पद्मावती के पिता राजा गंधर्वसेन ने वर के चयन के लिए कठिन परीक्षाएं रखी थीं। कोई भी राजकुमार जो पद्मावती से विवाह करना चाहता, उसे शौर्य और कौशल की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता। रतन सिंह ने इन सभी चुनौतियों को पार किया और अपनी वीरता का लोहा मनवाया। आखिरकार राजकुमारी पद्मावती और महाराणा रतन सिंह का विवाह भव्य समारोह में संपन्न हुआ। विवाह के बाद पद्मावती चित्तौड़गढ़ आईं और वहां की महारानी बनी। चित्तौड़ के लोग अपनी नई रानी को देखकर अभिभूत हो गए। उनकी सुंदरता, करुणा और विवेकशीलता ने शीघ्र ही पूरे राज्य का मन जीत लिया। अलाउद्दीन खिलजी की नज़र। अब कहानी मोड़ लेती है दिल्ली की ओर। उस समय दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, 1296 से 1316 ईस्वी। वो महत्वाकांक्षी और विजयी शासक था, जिसने उत्तरी भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता था। वो विलासिता और ऐश्वर्य का दीवाना भी था। किंवदंती कहती है कि अलाउद्दीन ने पद्मावती की अनुपम सुंदरता के बारे में सुना। वो किसी भी कीमत पर पद्मावती को पाना चाहता था। उसके मन में ये मोह इतना गहरा हो गया कि उसने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। खिलजी ने पहले सीधी आक्रमणकारी नीति नहीं अपनाई। उसने संदेश भेजा कि वो पद्मावती को देखना चाहता है। महाराणा रत्न सिंह और चित्तौड़ के दरबारियों ने इसे अपमानजनक माना।
लेकिन खिलजी की राजनीति और छल कपट के कारण परिस्थिति ऐसी बनी कि रत्न सिंह को राजी होना पड़ा कि खिलजी केवल दर्पण के माध्यम से पद्मावती को देख को सकेगा। मान लिया। कहा जाता है कि जब उसने दर्पण में पद्मावती का रूप देखा तो वह पूरी तरह मोहित हो गया। उसकी आंखों में अब केवल विजय की प्यास नहीं थी, बल्कि पद्मावती को पाने का असंभव सपना भी था। दर्पण दर्शन के बाद खिलजी ने नया छल रचा। उसने महाराणा रतन सिंह को बातचीत के लिए अपने शिविर में बुलाया। रतन सिंह राजनयिक शिष्टाचार के चलते वहां गए, लेकिन ये एक जाल था। खिलजी ने उन्हें वहीं कैद कर लिया और शर्त रखी कि अगर रानी पद्मावती उन्हें अपने महल से दिल्ली बुला दें, तभी राजा को छोड़ा जाएगा। चित्तौड़ में ये समाचार फैलते ही अफरा तफरी मच गई। दरबारियों और सैनिकों को समझ आ गया कि खिलजी सीधे युद्ध करना चाहता है और अब केवल रणभूमि ही समाधान है। पद्मावती की योजना। रानी पद्मावती केवल सौंदर्य की देवी नहीं थीं, वे बुद्धिमान और साहसी भी थीं। उन्होंने खिलजी के इस छल का जवाब देने की ठानी। किंवदंती है कि उन्होंने अपने विश्वसनीय सेनापति गुड़ा बैतल और अन्य योद्धाओं को एक चाल सुझाई। योजना ये थी, रानी ने संदेश भेजा कि वे सुल्तान की बात मानने को तैयार हैं। वे अपनी सेविकाओं और दासियों के साथ रतन सिंह से मिलने आएंगी। लेकिन असल में उन पालकियों में केवल दासियां नहीं थीं, बल्कि राजपूत योद्धा छिपे हुए थे। अद्भुत युद्ध कौशल। सैकड़ों पालकियों में बैठकर राजपूत सैनिक खिलजी के शिविर की ओर बढ़े। सुल्तान को लगा कि उसकी शर्त मान ली गई है और पद्मावती आ रही हैं। लेकिन जैसे ही पालकियां शिविर में पहुंची, उनमें से वीर राजपूत तलवारें खींचकर निकल पड़े। उन्होंने अचानक हमला किया और महाराणा रतन सिंह को कैद से छुड़ा लिया। खिलजी की सेना को भारी क्षति पहुंची और राजपूतों का साहस देखकर सुल्तान क्रोधित हो उठा। चित्तौड़ का घेराव। अपमानित खिलजी अब किसी भी कीमत पर चित्तौड़ को जीतना चाहता था। उसने विशाल सेना के साथ चित्तौड़गढ़ का घेराव कर लिया। महीनों तक युद्ध चला। एक ओर थे राजपूत जो अपने प्राण देकर भी अपनी आन बान शान की रक्षा करते। दूसरी ओर थी खिलजी की विशाल सेना, जिसके पास संख्या और संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। चित्तौड़ के राजपूत दिन रात किले की रक्षा में जुटे रहे। रानी पद्मावती स्वयं सेनापतियों के साथ योजनाएं बनातीं और सपूतों को युद्ध के लिए प्रेरित करतीं। वीरों की शहादत। युद्ध के दौरान कई राजपूत वीर शहीद हुए। किंवदंती में आता है कि युद्ध इतना भीषण था कि रक्त की नदियां बहने लगी थीं। लेकिन हर राजपूत योद्धा ये संकल्प लेकर लड़ रहा था कि हम हार मान सकते हैं, पर अपने स्वाभिमान और रानी की इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। इस भाग का सार। खिलजी ने छल से रतन सिंह को कैद किया। रानी पद्मावती की चतुराई से राजपूतों ने राजा को छुड़ाया। खिलजी ने बदले की भावना से चित्तौड़ को घेर लिया। महीनों तक भयंकर युद्ध चलता रहा। चित्तौड़ का अंतिम युद्ध और जौहर की तैयारी। युद्ध का निर्णायक मोड़। कई महीनों तक दिल्ली की विशाल सेना और चित्तौड़ के राजपूतों के बीच संघर्ष चलता रहा। किले के अंदर भोजन और पानी की कमी होने लगी। बाहर खिलजी की सेना लगातार नए सैनिकों और हथियारों से हमला कर रही थी। अंदर से राजपूतों का मनोबल ऊंचा था, लेकिन परिस्थितियां कठिन होती जा रही थीं। महाराणा रतन सिंह जानते थे कि ये केवल समय की बात है। खिलजी की सेना संख्या और संसाधनों में उनसे कई गुना बड़ी थी, लेकिन राजपूतों की परंपरा थी वीर भोग्या वसुंधरा, यानी धरती पर केवल वही राज करता है जो वीर होता है। अंतिम आक्रमण की तैयारी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब देखा कि महीनों का घेराव भी चित्तौड़ को नहीं झुका पा रहा, तो उसने अंतिम और भीषण हमला करने का आदेश दिया। हजारों तोपें, विशाल घेराबंदी और लगातार हमले। चित्तौड़ की दीवारें डगमगाने लगीं। किले के भीतर अब यह साफ हो गया कि खिलजी को हराना असंभव है, लेकिन हार मानना राजपूतों के खून में नहीं था। महाराणा रतन सिंह ने दरबार बुलाया और सबके सामने घोषणा की, अब समय आ गया है कि हम अंतिम सांस तक युद्ध करें। हमारी अस्मिता और रानी पद्मावती की मर्यादा की रक्षा ही हमारा धर्म है। रानी पद्मावती और अन्य रानियों ने भी निर्णय लिया। उन्होंने कहा, जब तक हमारे वीर रणभूमि में शत्रु से टकरा रहे हैं, हम पर्दे में बैठकर प्रतीक्षा नहीं कर सकती।
यदि हमारे पति और भाई रणभूमि में वीरगति प्राप्त करें तो हम भी परंपरा के अनुसार जौहर करेंगी, ताकि हमारी पवित्रता पर कोई आँच न आए। ये निर्णय केवल एक स्त्री का नहीं था, बल्कि पूरे चित्तौड़ की महिलाओं का था। उनके लिए मृत्यु में सम्मान था, पर दास्ता में जीवन स्वीकार नहीं था। जौहर की तैयारी। चित्तौड़ के किले में एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। हजारों स्त्रियां, रानियां, राजकुमारियां और सामान्य महिलाएं सबने अपने अपने श्रृंगार किए। वे ऐसी सजीं जैसे किसी विवाह उत्सव के लिए सज रही हों, पर यह विवाह मृत्यु से था। रानी पद्मावती ने सबसे पहले अग्नि को प्रणाम किया और कहा, हे अग्निदेव, हमें अपने आंचल में शरण दो, हमारी अस्मिता की रक्षा करो। इसके बाद उन्होंने अग्निकुंड में प्रवेश किया। उनके पीछे पीछे सैकड़ों हजारों स्त्रियां अग्नि की लपटों में कूद पड़ीं। पूरे चित्तौड़ का आकाश जय भवानी और हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। राजपूतों की अंतिम वीरता। जौहर के बाद अब पुरुषों की बारी थी। राजपूतों ने केसरिया बाना पहन लिया। उनकी पगड़ियों पर केसर का तिलक लगा, जो ये संकेत था कि अब वे मृत्यु को गले लगाने जा रहे हैं। वे अंतिम बार अपने परिवारों को प्रणाम कर रणभूमि की ओर बढ़े। महाराणा रतन सिंह और उनके वीर सेनापति अंतिम सांस तक लड़े। खिलजी की सेना भले ही बड़ी थी, लेकिन राजपूतों की तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं। हर योद्धा ये संकल्प लेकर लड़ा कि जीवित वापस नहीं लौटेगा। चित्तौड़ का पतन। आखिरकार खिलजी की सेना ने किले की दीवारें तोड़ दीं और चित्तौड़ में प्रवेश कर लिया। लेकिन जब वे भीतर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महल वीरान था। स्त्रियां अग्नि में समा चुकी थीं और राजपूत रणभूमि में अपने प्राणों की आहुति दे चुके थे। खिलजी को विजय तो मिली, लेकिन उसके हाथ खाली रह गए। जिस पद्मावती को पाने के लिए उसने चित्तौड़ पर हमला किया था, वो अब इस दुनिया में नहीं थी। चित्तौड़ जल चुका था, लेकिन राजपूतों की मर्यादा और पद्मावती की पवित्रता अक्षुण्ण रही।